नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और ये बदलाव हो तो रहा है काफ़ी समय से, लेकिन बड़ी धीमी गति से हो रहा है। लेकिन उसके अंकुर दिखाई देने लगे हैं, उसके संकेत दिखाई देने लगे। केंद्र और राज्य का संबंध ये आज़ादी के बाद से एक समस्या रही है। समस्या इस अर्थ में कि अधिकार क्षेत्र को लेकर हमेशा केंद्र और राज्य सरकार में ठनी रही है। राज्य ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता चाहते हैं, केंद्र सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ उसके पास हों। ये जो शक्तियों का संतुलन है केंद्र और राज्य में, इसको लेकर बार बार समस्याएं उठती हैं। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू और उनके साथी चाहते थे कि केंद्र मजबूत होना चाहिए, क्योंकि नई नई आज़ादी मिली थी, रियासतों का एकीकरण हुआ था। ये उस समय डर था कि अगर राज्यों को ज़्यादा ताकत दी गई तो बंटवारा हो सकता है। जो बात चर्चिल ने कही थी कि आज़ादी मिलने के कुछ ही सालों में ये देश कई टुकड़ों में, शायद उन्होंने 40-50 टुकड़ों में कहा था, बंट जाएगा। उनका सपना या उनकी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, देश एक था और है। लेकिन ये बात सही है कि केंद्र और राज्य को लेकर संबंधों में, शक्तियों को लेकर हमेशा एक समस्या रही है। और समस्या दो ऐसे अधिकार थे राज्यों के पास जिनसे वो कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। पहला अधिकार पुलिस का। पुलिस जो है वो संविधान के मुताबिक राज्य का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है। इसमें केंद्र की दखलंदाजी बिल्कुल नहीं चाहते। अलग अलग समय पर केंद्र सरकारें कोशिश करती रही हैं कि किसी तरह से इसमें दखल दिया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने कोशिश की, उसके बाद भी कोशिश हुई, लेकिन राज्य सरकारों ने जिस तरह का स्टैंड लिया उसके बाद केंद्र सरकार को लगा कि ये जो है इस दिशा में बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा उनके पास सबसे बड़ा अधिकार था वित्तीय अधिकार, टैक्स लगाने का अधिकार, कर संग्रह का अधिकार। उसको एक तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस अधिकार को अपने पास तो नहीं ले लिया, लेकिन उसकी ऐसी व्यवस्था की, और वो है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में राज्यों का वोट का अधिकार ज़्यादा होता है क्योंकि संख्या उनकी ज़्यादा है। केंद्र के पास जो है अधिकार कम है वोटिंग का। इसके बावजूद सारे फैसले आम सहमति से होते हैं। आज़ादी के बाद से कोई भी आर्थिक सुधार जिस तरह से जीएसटी के मामले में हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राज्यों ने अपना दूसरा सबसे बड़ा अधिकार, जिससे वो कभी कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, इसमें वृद्धि चाहते थे, वो अधिकार उन्होंने छोड़ दिया और आम सहमति से छोड़ दिया। और उस समय की पॉलिटी, इस समय जो राजनीतिक स्थिति है उससे कम विभाजित राजनीति नहीं थी। 2015-16 में जब जीएसटी के लिए प्रयास हुआ और 16 में जीएसटी लागू हुई, तो जीएसटी पर कंसेंसस बनाना, आम राय बनाना, मैं मानता हूँ मोदी सरकार की राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसमें सबसे बड़ा योगदान था पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली का। उन्होंने जिस तरह से राज्य सरकारों से बात की, जिस तरह के प्रस्ताव दिए, जिस तरह से उनकी बात सुनी और मानी, उसकी वजह से जीएसटी लागू हो पाई। इससे पहले की सरकारें इसीलिए नहीं लागू कर पाई, चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, क्योंकि केंद्र का रवैया बड़ा रिजिड था। एक दूसरा, केंद्र पर भरोसा नहीं था राज्यों को। ख़ास तौर से चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते जिस तरह का काम हुआ कि राज्यों को, जब सेंट्रल सेल्स टैक्स ख़त्म किया गया, तब राज्यों को जो कंपनसेशन देने के लिए कहा गया था वो मनमोहन सिंह की सरकार ने नहीं दिया। और 1 साल देने के बाद वो 3 साल तक दिया जाना था, नहीं मिला। उसके बाद ही समस्या शुरू हुई जीएसटी को लेकर। आखिर में समझौता किस बात पर हुआ? इस बात पर संविधान संशोधन के जरिए ये व्यवस्था की जाएगी कि केंद्र सरकार 5 साल तक राज्यों के संभावित नुकसान की भरपाई करेगा। तो कंपनसेशन का जो प्रावधान आया वो इस वजह से आया। इसके लिए अरुण जेटली तैयार हो गए। पहले नहीं तैयार थे, पहले बात थी 3 साल की, राज्य चाहते थे ज़्यादा हो, 5 साल, वो बात मान ली। दूसरी बात उनकी थी कि इसकी संविधान में इसका जिक्र हो, केवल सरकार के आश्वासन पर हम नहीं मानेंगे। दोनों बातें मान ली गई। लेकिन एक समस्या असल में राजनीति से होती है।
केंद्र और राज्य सरकारें अगर परस्पर युद्ध की स्थिति में हो, जो कि पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ देखा हमने, जो कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट, चाहे राजस्थान हो, पहले पंजाब रहा, बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह का रवैया बदल गया, वो अलग बात है, या फिर छत्तीसगढ़ हो, या फिर उसके अलावा तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की सरकार हो, अलग अलग महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, अलग अलग राज्यों के हिसाब से आप देखें तो केंद्र और राज्य के संबंध बहुत सद्भावपूर्ण नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का बीजेपी का उम्मीदवार बनने के बाद ही जो मैनिफेस्टो बना 2014 का पार्टी का, उसमें कहा गया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। उनका मानना है प्राइम मिनिस्टर का कि देश तभी तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, जब राज्य तरक्की करें। राज्यों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, इसलिए राज्य और केंद्र मिलकर काम करें तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। इसीलिए केंद्रीय योजनाओं में कहा गया कि राज्यों का सहयोग जब तक नहीं होगा, उनको ठीक से लागू करना मुश्किल होगा। निगरानी की व्यवस्था, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, ये सब किया प्रधानमंत्री ने। लेकिन जो राजनीतिक विरोध में मज़ा आता है राजनीतिक दलों को और ख़ासतौर से नेताओं को, वो बाकी मेल जोल में वो मज़ा नहीं आता। लेकिन प्रधानमंत्री, उनकी सरकार के रवैये, और मैं मानता हूँ कि इसको कहा जाना चाहिए नवीन पटनायक मॉडल। नवीन पटनायक ने एक एक अवधारणा पेश की, केंद्र और राज्य के संबंध कैसे होने चाहिए। उसको मॉडल के रूप में उन्होंने बाकी राज्यों के समक्ष पेश किया। उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ज़्यादा राज्यों ने उस पर ध्यान नहीं दिया अपने राजनीतिक कारणों के कारण। उस मॉडल को अपनाया पहली बार जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में। उस मॉडल को पहले अपनाया था तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी, लेकिन अब वो उल्टी दिशा में चल पड़े हैं। उनकी रेल जो है वो विपरीत दिशा में चलने लगी है। अब वो उन्होंने टकराव का रास्ता अपना लिया है। तो जो टकराव का रास्ता उन्होंने अपनाया है, उससे उनका जो नुकसान होगा चुनाव में नहीं होगा, वो तो अलग बात है। राज्य का नुकसान हो रहा है और लगातार हो रहा है। जिस तरह से केंद्रीय योजनाओं को लागू करने से मना कर रहे हैं, जिस तरह से केंद्र से सहयोग के साथ राज्य के लिए बेहतर स्थिति पैदा करने का, वित्तीय सहायता प्राप्त करने की कोशिश होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। उनको लगता है कि हमको जो चाहिए लड़ कर ले लेंगे। कैसे लड़ेंगे? तो वो विपक्षी एकता के ज़रिए लड़ेंगे, और विपक्षी एकता से क्या करेंगे? वो नरेंद्र मोदी की सरकार को हटा देंगे। तो वो तो होता हुआ अभी दिख नहीं रहा है। इसलिए केसीआर का मॉडल तो नहीं चलने वाला है। उद्धव ठाकरे के मॉडल का क्या हश्र हुआ, ये हम आप देख रहे हैं। हालांकि ये केंद्र से टकराव के कारण, वो संवैधानिक व्यवस्था के कारण नहीं हुआ, उनकी अपनी पार्टी में बगावत के कारण हुआ। लेकिन महाराष्ट्र के लिए जो है निश्चित रूप से ये बदलाव अच्छा हुआ। तो अब ये जो नवीन पटनायक मॉडल है, जिसके ज़रिए केंद्र और राज्य के संबंध निर्धारित होते हैं कि कब किसकी क्या ज़रूरत है, और उसकी ज़रूरत कितनी रीज़नेबल है, कितनी तार्किक है, दोनों में सहमति बनने का रास्ता निकाला जा सकता है क्या? बातचीत हो तो रास्ता निकल भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर सहमत हों। नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी दोनों में अगर आप पिछले 8 साल का इतिहास देखें तो फ्रिक्शन के भी पॉइंट्स आए, झगड़े के भी मुद्दे आए, लेकिन ज़्यादा मामले ऐसे रहे जहां सहयोग रहा। चाहे संसद में सहयोग की बात हो, लोकसभा और राज्यसभा की, या उसके बाहर राज्य के मामले में भी दोनों एडवर्सरी हैं। मतलब बीजेपी नंबर 2 पार्टी है उड़ीसा में। इसके बावजूद हर मौके पर केंद्र सरकार को जब भी ज़रूरत पड़ी समर्थन देने से उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, गुरेज नहीं किया। और उसकी वजह यह है कि उनकी सरकार को, राज्य सरकार को केंद्र की ओर से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, परस्पर लाभ की, परस्पर जो है फ़ायदे की जो है का जो संबंध है, वो देश के लिए भी अच्छा है, राज्य के लिए भी अच्छा है, केंद्र के लिए भी अच्छा है, और राजनीतिक माहौल के लिए भी अच्छा है। राजनीतिक विरोधी होना एक बात है, राजनीतिक दुश्मन बन जाना ये दूसरी बात है। इस मॉडल को अपनाते हुए जो नए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं,
वो हैं एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। उनको लग रहा है कि केंद्र सरकार से टकराव लेकर उनकी सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करनी है राज्य में। जो उनकी प्रमुख प्रतिद्वंदी है अन्ना द्रमुक, उसमें अंदरूनी झगड़े हैं, उनको लगता है यही मौका है। अन्ना द्रमुक और भाजपा का अलायंस होगा नहीं होगा, ये भी दुविधा की बात है। तो अगर भाजपा से अलायंस नहीं होता है तो स्टालिन का रवैया केंद्र सरकार के प्रति दूसरा होगा। तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि अन्ना द्रमुक से बीजेपी का कोई गठबंधन ना हो और इसके बदले में वो राज्य में कांग्रेस से छुटकारा पा लें या कांग्रेस को अलग कर दें। इसकी बात मैं एक अलग वीडियो में आपसे कर चुका हूँ। इसकी संभावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उसमें ऐसा लगा, केंद्र सरकार का भी जो रवैया है तमिलनाडु की सरकार के प्रति, उससे लगता है कि ये नवीन पटनायक मॉडल आगे बढ़ सकता है। अब एक नई एंट्री होने की संभावना है, जो मैंने एक दिन पहले कहा था ममता बनर्जी की। क्या ममता बनर्जी इस क्लब में शामिल होंगी? क्या ममता बनर्जी नवीन पटनायक मॉडल को अपनाएंगी? क्योंकि वो दोनों मॉडल को देख रही हैं। वो नवीन पटनायक के मॉडल को भी देख रही हैं और वो केसीआर की बात करिए, अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए या उद्धव ठाकरे अभी तक जो थे उनकी बात कीजिए, उसको भी देख रही थी। लेकिन क्या वही देखने के कारण उनके मन में अगर बदलाव आता है तो आएगा और दूसरे मुख्यमंत्रियों के मन में भी बदलाव आएगा उनके रवैये में? नहीं। उसके और भी कारण हैं। अगर ऐसा होता है, ममता बनर्जी को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, बाकी राज्यों की भी बात कर लें। दरअसल विपक्ष की ऐसी कोई धुरी नहीं है जिसके इर्द गिर्द बाकी पार्टियां इकट्ठा होने की सोच भी सकें। उस भूमिका से बहुत पहले ही कांग्रेस पार्टी हटाई जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा विपक्षी एकता की धुरी नहीं बन सकते। एक उम्मीद थी कि कम से कम बाहर से, दूर से या रणनीतिक तौर पर इसकी धुरी बन सकते हैं शरद पवार। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, शरद पवार का सारा जो है आभा मंडल ख़त्म हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। वो जो उन्होंने अपनी छवि बनाई थी कि कोई भी सरकार बना सकते हैं, कोई भी सरकार गिरा सकते हैं, बड़ी ताकत है। कम से कम महाराष्ट्र में तो वही होगा जो शरद पवार चाहेंगे। अगर जोड़ तोड़ से कुछ होता हो तो, जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, मतदाता की बात नहीं कर रहा हूँ। वो उस ऑरा को मोदी और शाह ने ख़त्म कर दिया। आपको लग रहा होगा कि इस समय सबसे दयनीय स्थिति में उद्धव ठाकरे हैं। मेरा मानना है कि उससे भी ज़्यादा दयनीय स्थिति में शरद पवार हैं। शरद पवार जो अपने को किंग मेकर समझते थे, उनकी स्थिति ये हो गई कि अब कोई पूछने वाला नहीं है। और ये बात मैं तीसरी बार कहने जा रहा हूँ और इसको तीसरी बार कहने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार तय करते समय उन्होंने ममता बनर्जी को फ़ोन किया और ममता बनर्जी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। ममता बनर्जी का रवैया बदलेगा नहीं बदलेगा वो सब बात की बात है, लेकिन इतना तो है कि ममता बनर्जी के मन में जो शरद पवार की छवि थी, जो बनाई गई थी, जो स्थापित की गई थी, वो ख़त्म हो चुकी है, चूर चूर हो चुकी है। वो समझ गई हैं कि शरद पवार की कोई ताकत नहीं है। उन्होंने शिष्टाचार वश भी फ़ोन उठाकर बात करने की ज़रूरत नहीं समझी कि हाँ आप जो भी तय करेंगे ठीक है, या मैं इस मामले से अलग रहना चाहती हूँ, ये भी नहीं कहा उन्होंने। फ़ोन ही नहीं उठाया, फ़ोन पर आई ही नहीं। ये बदलती हुई राजनीति का संकेत है और इस बदलाव में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव आते आते और बदलाव होगा और 2024 के बाद इसमें निर्णायक परिवर्तन आएगा। 14 में मोदी जीते तो लगा कि ये तुक्का है। बहुत से राजनीतिक दलों को, लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है उसको लगा कि अरे गलती हो गई, गफलत में लोगों ने कर दिया, अगली बार ऐसा नहीं हो, अगली बार उससे बड़ा मैंडेट मिला और 2024 में इससे बड़ा मैंडेट मिलने वाला है। उसके बाद जो मनोबल टूटेगा इनका, जो हौसला टूटेगा, उसके कारण एक सकारात्मक शुरुआत होगी। जो नवीन पटनायक का मॉडल है उसको अपनाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा राज्य करेंगे, क्योंकि अगर उनको अपने प्रदेश के विकास की चिंता होगी।
जिसको प्रदेश के विकास की चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी पार्टी परिवार की चिंता है, उसका रवैया अलग हो सकता है। लेकिन और दूसरी बात, जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मुहिम चल रही है, इसका असर आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है उनके लिए मुश्किल है, आगे करना उससे ज़्यादा मुश्किल है। हर समय ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर सताता रहेगा, यानी कानून का डर सताता रहेगा। तो इसलिए भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है, लेकिन ऐसे बदलाव की प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि कई बार मन में निराशा आने लगती है, लगता कि कुछ हो ही नहीं रहा है। जब वो बदलाव दिखाई देता है, सामने आता है, तब लगता है कि अच्छा हाँ हो गया। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।